अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। अफगानिस्तान से अमरीका 20 साल बाद वापस तो जा रहा है नाज़रीन, लेकिन इस इनखला के साथ ही खित्ते और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस और खदशात काफ़ी बढ़ चुके हैं। अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज के मुकम्मल इनखला का ऐलान तो किया था, लेकिन अब अमरीका अगले माह 4 जुलाई यानी अपने योम आज़ादी से पहले यह काम मुकम्मल कर लेगा। और इस हवाले से अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौज का इनखला का काम जो है बड़ी तेज़ी से जारी है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अमरीका तो अफगानिस्तान से निकल जाएगा, लेकिन पीछे क्या छोड़ कर जा रहा है? इस हवाले से पूरा खित्ता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है वो शदीद इस वक्त खदशात का शिकार है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर तशद्दुद और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शिद्दत पकड़ रही हैं। अफगान तालिबान अशरफ गनी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सिक्योरिटी हुकाम भी मुसलसल खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि अमरीकी जंग का अख्तिताम अफगानिस्तान में नई सिविल वॉर का आगाज़ होगा, और अगर ऐसा हो गया तो उसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट असर जो है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। अब इस पर नाज़रीन आगे बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह कहा कि मई के आखिर तक अमरीका ने 44% तक अपने फौजी अफगानिस्तान से जो है वो निकाल लिए हैं। गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के मामले पर दफ्तर खारजा में एक अहम ब्रीफिंग दी गई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन अरकान को बताया कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला जो है वो 2 माह पहले यानी 4 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। गुज़श्ता दिनों ये खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान अमरीका को अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी या निगरानी बरकरार रखने के लिए ज़मीनी व फ़िज़ाई बेसिस देगा। इस हवाले से क्या सिचुएशन है और बाकी पॉलिसी कुछ स्टेटमेंट्स जो है पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या है? गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं अमरीकी हुकाम के साथ, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ कतर में, और बहुत से कुछ स्पेकुलेशंस भी हुई। ख़ुद वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मावने वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, लिखा जा रहा है, कुछ खौफ सा महसूस हो रहा है अफगानिस्तान को लेकर कि शायद खुदा न ख्वास्ता वो बात वहाँ पे खाना जंगी की तरफ ना चली जाए। अब इतनी अचानक अमरीका वहाँ से इनखला कर रहा है, लग रहा है कि इस सूरत हाल के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं था। अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत परेशान हुआ जाए, ज़ाहिरी बात है। हम तो कब से कोशा हैं कि वहाँ अमन आए, और ज़ाहिरी बात है कि अगर आप इतना अब्रप्टली विड्रॉल की बात करेंगे तो आइडियल तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। जहाँ तक आपकी बात है ब्रीफिंग्स और खौफ पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा नहीं है। ब्रीफिंग्स या कोई बात करने का ऑफिशियली मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि बार बार ये बात बावर कराई जाए, डोमेस्टिकली भी बट इंटरनेशनली भी, कि पाकिस्तान की क्या कोशिशें, क्या काविशें, क्या खिदमात हैं अफगानिस्तान के लिए, क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान ने। क्योंकि एक डर है, और वो ये है कि दुनिया का मीडिया पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ बायस था, अब भी बायस्ड है। तो हम ये नहीं कबूल करेंगे कि सिर्फ अपनी जान और अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी इज्जत जो है वो बचाने के लिए आप सारा मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करें। तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं हमने क्या क्या किया है, और अगर ये बात वाज़ेह ना हो तो और वाज़ेह करने के लिए तमाम हक़ाइक़, तमाम डेटा, हर चीज़ हम सामने रखेंगे। बिकॉज जितनी हमने कोशिश की है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था अफ़गानिस्तान बग़ैर हमारी कोशिश के। अभी भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं और वक्त बहुत कम है, तो बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गान क़ुव्वतें आपस में बैठें और कोई लाएअमल तय कर लें कि आगे किस तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट और इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है डॉक्टर साहब, जब पाकिस्तान अमेरिकन की मदद कर रहा था, बड़ी उन्होंने तारीफें की। जब इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट को माइनस करके अमेरिका डायरेक्ट तालिबान के साथ बैठ गया, अब अचानक उन्होंने विड्रॉल का ऐलान कर दिया है, अब तालिबान बैठने के लिए तैयार नहीं है। इससे जो खला पैदा हुआ है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा। तो परेशान तो अफगानिस्तान को तो वैसे ही होना चाहिए, हमें उससे ज़्यादा होना चाहिए। कि वाशिंगटन पोस्ट भी ये लिख रहा है कि जो बाइडन इंतज़ामिया का जो बयानिया खौफनाक हद तक गलत है, इस सूरत हाल से वाकई परेशानी बन रही है। यार हॉरिबली रॉन्ग तो मेरे भाई पिछले 20 साल से है। वो तो कह के थक गए। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब सपोर्ट भी कर रहे थे तो काउंसिल कर रहे थे कि बात नहीं बनेगी सिर्फ इसलिए कि आप बड़ी जंगी कुव्वत हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ जीत जाएंगे। भाई कोई हिस्ट्री होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है, तारीख होती है, तो उसको समझ के ही आगे चलना है ना आपने। तो बहरहाल हॉरिबली रॉन्ग तो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना,
उसमें जहाँ तक आपकी ये बात है कि वो अमेरिका बैठ गया, अफगान हुकूमत नहीं बैठी, देखिए हम तो उस कमरे में नहीं थे। सो ये तो उन्हीं की गलती है ना जिसको अब वो सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो तब भी कह रहे थे कि भाई इस तरह मामला नहीं चलेगा, लेकिन अभी भी हम उनको ये कह रहे हैं कि जो भी तरीका है इन हरीफों को बिठाने का वो इस्तेमाल करके उनको बिठा के कोई ना कोई तो रोड मैप बना के जाएं या उस पर काम करें। अब आप सिर्फ तालिबान पे प्रेशर डाल देते हैं और अफगान हुकूमत को कहते हैं कि आप अपनी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे खड़े हैं, तो भाई किस तरह मामला आगे चलेगा। हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि एक सही गलत व्हाटएवर, दोनों ने आना है, लेकिन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज क्लियरली अफगान हुकूमत तो ये जंग नहीं जीती। अगर जीती होती तो वो बात ना कर रहे होते। तो सिर्फ माइक लेके और पाकिस्तान के खिलाफ नुक्ताचीनी, शोर शराबा, गाली गलोच करके तो आपका ख्याल है आप दुनिया को बेवकूफ़ बना लेंगे। खैर उसको छोड़ें, वी डोंट वांट टू गो टू दैट लेवल। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी भी हमारा सारा फोकस है कि जिस तरह भी वो बातचीत हो, जिस तरह भी वो को लाएअमल बने, रास्ता निकले। और अभी तो ये पहला मरहला है। दूसरी बात भी याद रखें कि जब तक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का कोई रास्ता नहीं निकलेगा, अफगान हुकूमत या अफगानिस्तान की अपनी माइशत तो नहीं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती। सबको मालूम है वो रीजनल कनेक्टिविटी जो उनको चाहिए वो पाकिस्तान के अलावा कौन दे सकता है। वो माइशत खड़े करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें चाइना की ज़रूरत है, पाकिस्तान की, अमेरिका की, वो और कौन कर सकता है। पाकिस्तान इज़ द लिंचपिन। तो जितनी जल्दी ये बात समझ जाए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो पाकिस्तान का मेजर कंसर्न आपकी बातों से लग रहा है वो ये है कि वो कोई रोड मैप देकर नहीं जा रहे। दूसरा ये है कि फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को शायद फिर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बाद में कहा जाएगा देखें जी आप फिर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा से टेक ओवर कर लिया। ये जो कंसर्न है, क्या आपने आपकी अभी जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ये सारे आपने कम्युनिकेट कर दिया है कि ये तो फिर आप गन छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए? Yes, in so many words, बिल्कुल क्लियरली और कैंडिडली ये बात भी हुई है, उनको कहा भी है। प्रॉब्लम ये है आदिल कि देखें ये वाला जो मामला है, अभी हम उनको कह रहे हैं जी हम बिल्कुल स्केपगोट नहीं आपको करने देंगे, हम हकायक सामने रखेंगे, और वो कहते हैं जी हम आपको बिल्कुल स्केपगोट नहीं करेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन वो तो तब जब वक्त आएगा तो पता चलेगा ना। तारीख तो ऐसी है कि जब वक्त आता है तो सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल देते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा नैरेटिव बिल्कुल वाज़े रहे, हमारी सारी कोशिशें दुनिया के सामने रहें, ताकि जब वो कोशिश भी करें, जब वो गलत नैरेटिव आए भी, अब अफगानिस्तान से आया है ना, अफगानिस्तान की हुकूमत से, तो वो किसी जगह पे उसका कोई ट्रैक्शन उसको नहीं मिली, उस तरह वो खड़ा नहीं हो सका किसी जगह एक दिन से ज़्यादा, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि यार इस तरह तो नहीं है ना कि आपने बोल दिया तो सारी दुनिया मान जाएगी। किसी वक्त वो भी होता था बदकिस्मती से 9/11 के बाद, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम पाकिस्तान ने किया है, दुनिया ने रियलाइज़ किया है, तो ये इतना बड़ा मसला मुझे नजर नहीं आता। लेकिन क्या विल दे स्टिक टू देयर वर्ड, ये कहना। अच्छा, इस वक्त तो हमें ये मुझे जो नजर आ रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल भी कर लिया, तालिबान से बात कर ली, आखिर में सारा सब कुछ पाकिस्तान के गले में पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ से हम निकल जाएं और गैर यकीनी की सूरत हाल एक बने, और उसके बाद शायद उस सिचुएशन में अमेरिका अपने इंटरेस्ट को ज्यादा सर्व, मुझे तो ये लग रहा है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें एक ये कि मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान टेक ओवर इज़ द गोल फॉर अमेरिका, शायद ये दिस इज़ गोइंग टू फार। हाँ, क्या वो इतने इन्वेस्टेड होंगे इन पीस इन अफगानिस्तान? मे बी नॉट। अगर फ़ौजें नहीं हैं, उनको अपना नुकसान नहीं हो रहा, उनके अखराजात कम हो गए अफगानिस्तान में, तो फिर वही बात है, तारीख तो सुपर पावर किसी की भी यही कहती है कि जब उसका अपना इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हुआ या कम हुआ तो वो स्टेबिलिटी भी जो है वो इतनी कोशिश उसकी नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और बात करता हूँ, वो जो सारे 20 साल से लगे हुए हैं, पता नहीं अरबों डॉलर भी ज़ाया कर दिए, कितने ममालिक की कोलिशन भी आई, रोज़ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, उससे कौन सा को उन्होंने स्टेबलाइज कर लिया? वो तो मतलब जो था भी को थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। सो मे बी एट द एंड ऑफ द डे जो कर रहे थे उससे तो कुछ नहीं बना, अभी कोई और स्पेस बन जाए। लेकिन ऑब्वियसली हमारा तो हमेशा ये रहा है कि रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल, उसका मतलब यही है कि आप कोई ना कोई सेमलेंस ऑफ स्टेबिलिटी बना के जाएं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कोई एहसान नहीं मांग रहे किसी का। भाई आपने आके वहाँ ये सारा कुछ किया तो आप कुछ तो वहाँ छोड़ के जाएं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू गालिबन ये है कि जी पहले नहीं हुआ तो अब किधर से होगा। अच्छा, ये जो कंसर्न है, क्या ये आपने उनके सामने रखे जो मुलाकातें आपकी हुई यूएस हुकाम के साथ, और उससे क्या आपको ये लगा कि उनको तो इंटरेस्ट ही इनखिला के बाद ख़त्म हो जाएगा?
नहीं, देखिए इंटरेस्ट इससे नहीं ख़त्म होगा कि दैश भी वहीं है, अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी भी वहीं है, 9/11 कोई अमरीकी सदर अफोर्ड नहीं कर सकता, चीन भी वहाँ है, दे वोंट वांट टू लीव दिस स्पेस कम्प्लीटली। तो उसमें पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, स्पेशली इकोनॉमिक साइड पे, इन्वेस्टमेंट साइड पे इंटरेस्ट तो रहेगा, लेकिन वो डे टू डे प्रेजेंस, सिक्योरिटी, अरबों डॉलर, वो ऑब्वियसली मामला जो है वो अब नहीं होगा और तब्दील हो जाएगा। जब अमेरिका जाएगा तो फिर बाकी दुनिया भी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, ये नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, एम आई राइट कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि कोई फौजी अड्डा, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं देंगे उनको? देखिए, इस पे मैं आपको बात चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आ जाता है और मेरा ख्याल आता रहेगा मैं जो भी कह दूँ, लेकिन बहरहाल बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये बात हुई है, क्लियरली हुई है कि बेसिस की बात उठाना ही फजूल है, बिकॉज पाकिस्तान सिंपली विल नॉट गो देयर। ये अभी लोग कहते हैं जी देखिए पहले भी तो था, कोविड था, बताया नहीं था। देखिए वो एक फ़र्क हुकूमत, फ़र्क शख्स इक़्तिदार में, फ़र्क सोच। ये वज़ीर आज़म तो 15 साल से कैंपेन कर रहा है कि भाई जंग ही गलत है, जी लॉक्स पे अपोज किया, फिर ये बात आ गई बेसिस तो कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये हुकूमत जो है को उस तरफ चली जाए। बहरहाल देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड, इस पे कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। ठीक, तो आपकी काफ़ी मुलाकातें हुई, अब सबकी डिटेल में नहीं जा सकते। जो पाकिस्तान को अमेरिका जो है वो अभी भी रीजनल गॉगल्स या ये कह दें कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही देखता है, मतलब पाकिस्तान को एज ए कंट्री उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे अभी तक। इतना सस्पेंस ना क्रिएट करें किस किस से मुलाकात हुई। कल यहाँ फिर को 10-12 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाएंगी मेरे बारे में। किसी से नहीं हुई, उसी से हुई जिसकी रियासत को ज़रूरत थी और रियासत ने फैसला किया। देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है, काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि अभी तक अप्रोच वो रीजनल ही है। अभी वो एफ पैक जो कहते हैं उससे शायद निकल के तो अब चाइना की ऑब्सेशन है। अच्छा। और हिंदुस्तान उसमें उनको रोल नज़र आता है। लेकिन देखें आदिल, एक है, हमेशा हम ये सवाल करते रहे हैं, हमें इट्स बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेटिक कल्चर अनफॉर्चुनेटली, कि जी ये बताएं अमेरिका हमसे क्या चाहता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा सवाल ये है, मैंने अमेरिका से क्या लेना है, मैं किस किस्म की पार्टनरशिप चाहता हूँ। और अभी आपने अखबारात में भी बात हो रही है कि जी जिनीवा गए तो एक ब्लूप्रिंट ले गए, पाकिस्तान प्लान ले गए। बिल्कुल लेके गए। क्यों लेके गए? बिकॉज हम प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई ये हमारे कंसर्न्स, ये अपॉर्चुनिटीज, ये चीजें। अब आप जवाब दें। हमने उस मोड से निकलना है यार। जब कहीं से कोई आ जाता है कहता है भाई ये चीजें ये कर दो, हम कहते हैं माई बाप हम तैयार हैं। नो, वी विल टेक आवर प्रेफरेंस टू द वर्ल्ड। सिर्फ अमेरिका नहीं, सारी दुनिया में हमें ये कल्चर ऑफ डिप्लोमेसी अडॉप्ट करना है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी वो सोच होगी, है। हमारी सोच ये है कि बायलैटरल पाकिस्तान यूएस कोई और लेंस के बगैर आगे चलना चाहिए, और इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं हर चीज की वो जो एक मुस्बत और पॉजिटिव रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा तालिबान की अगर बात करें, कितना कुछ हमारा इन्फ्लुएंस इस वक्त उन पर है? क्या हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि जी आप आए, मुज़ाकरात करें गनी एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, इसको आप अफगानिस्तान छोड़ दें, तालिबान छोड़ दें, कोई और नाम दे दें, आपको जंगी सूरत तो पता है ना ग्राउंड पे क्या है जी। आपको ये भी पता है कि कौन असेंडेंट है और कौन हार रहा है। तो उस सिचुएशन में एक जो भी होगा, आर्मी होगी, मुल्क होगा, ग्रुप होगा, जो मर्जी, जब वो अपने जहन में ये वाजे कर चुका और हकायक नीचे कुछ हद तक दिखा चुका कि मैं तो जंग जीत गया, तो किसी की लेवरेज भी जो होगी वो कम होती जाएगी। तो जो भी लेवरेज है वो कम हो रही है सारी दुनिया की उन पे, बिकॉज जाहिर बात है एक सिचुएशन है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जी आएंगे क्या होगा, देखिए हमने तो बिल्कुल वाजे किया हुआ है कि अफ़गान अपना फ़ैसला खुद करें, और हमारी एक रेड लाइन है, अफ़गानिस्तान से किसी किस्म की दहशतगर्दी या मनफी असरात पाकिस्तान पे नहीं आए, और वो काबिल कबूल हमें नहीं है, जो भी हुकूमत वहाँ पे होगी। एंड दैट इज़ आवर पोजीशन नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट टेक्स। अच्छा डॉक्टर साहब की जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट आज सामने आई है, वो उसमें से एक कोट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि तालिबान क्लोजली जो है उनका अलायंस अभी भी अलकायदा के साथ मौजूद है, और कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि उनके आपस के ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। तो अमेरिका ने फिर 20 साल में वहाँ पे किया क्या है? अलकायदा भी वही है, तालिबान भी वही मौजूद है, आपस में वो कनेक्टेड भी हैं, तो ये जंग तो हारी हुई जंग है फिर उनके लिए। आदिल देखें, दिस इज़ फॉर देम टू डिसाइड। ये हमारी ये भी एक सोच रही है कि अभी तालियां, बल्ले बल्ले, शोर शराबा,
कमाल कर दिया, एक और हार गया। इट डजंट मैटर टू मी यार। देखो पॉइंट ये है, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है इस वक्त, अफ़गानिस्तान में सलामती की कोई शक्ल बने और कोई ना कोई पाकिस्तान की सेंट्रलिटी जो अफ़गानिस्तान के लिए है वो इकोनॉमिक डोमेन में आए, अफ़गानिस्तान भी फ़ायदा उठाए और पाकिस्तान कनेक्टिविटी की बात करता है, हम भी फ़ायदा उठाएं। अभी मैं ये कहूँ कि 100% हार गए, देखा क्या हुआ, या 20% हारे, वाह यार, ये बात करने दें आप। सोशल मीडिया, रियासतें रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती हैं। पाकिस्तान सारी दुनिया को बता रहा है कि हमारा जियो इकोनॉमिक पिवट जो है इट्स अ डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना हम लड़ना चाहते, ना जंग चाहते, ना कुछ, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शॉर्ट ऑफ दैट मैं क्यों ये बात करूं कि आहा देखा जी 100% हारे, 200% हारे, मुझे उससे क्या मिलता है यार। जितना भी हारे वो खुद फैसला करें, जितना जीते वो फैसला करें। मेरा तो एक फोकस है, मैंने जो कुछ मैं कर सकता हूं करना है ताकि अफ़गानिस्तान में कोई सलामती, कोई इस्तेहकाम की शक्ल बने, कोई वहाँ पे हुकूमत सियासी हल हो, ताकि कोई ये डर ही ना रहे कि वहाँ से कोई मलबा आएगा, कोई नेगेटिविटी आएगी कि नहीं आएगी। डॉक्टर मोहित यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इकोनॉमी पे बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ हुकूमत के तीसरे साल का चौथा बजट 11 जून को पेश किया जाना है। गो के इस बजट से पहले हुकूमत ने मुल्क की माशी जो शरह नमू है, GDP जिसे कहते हैं, वो 3.9% तक रहने के इम्कानात का इज़हार तो किया है, लेकिन इन फिगर से पहले ही मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारों के अंदाज़ों के मुताबिक माशी शरह नमू 3.9 से काफ़ी कम थी। स्टेट बैंक की अगर हम बात करें, ये शरह 2.8 पे रखी थी, IMF ने 2, जबकि आलमी बैंक ने 1.5% रहने का तखमीना लगाया था। हुकूमत बाकी तमाम आदाद शुमार को मुस्तरद करते हुए सिर्फ अपने जारी करदा हालिया आदाद शुमार को सही और हकीकी होने के दावे पर कायम भी है, लेकिन अपोजिशन किसी सूरत हुकूमत के इन फिगर्स को मानने को तैयार नहीं है। आज नून लीग ने बड़ा एक ज़बरदस्त प्री बजट सेमिनार का इनेकाद किया, और मैं उसे ज़बरदस्त इसलिए नहीं कह रहा कि वो ठीक था, वो डिबेटेबल है और उस पर आज हम सेगमेंट में भी बात भी करेंगे, लेकिन एक पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिर्फ आप उठ के तनकीद कर देते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, एक जो शैडो कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में तो है नहीं। तो ऐसी एक्सरसाइज को यकीनी तौर पर इनकरेज भी करना चाहिए। अब इसी सेमिनार में शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने स्टेट बैंक की जानिब से हुकूमती जो आदाद शुमार है उनकी तायीद ना किए जाने को हुकूमती दावों की कली खुल जाने से ताबीर किया। ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले ही जो उन्होंने आदाद शुमार जो बताए हैं उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है कि स्टेट बैंक उन फिगर्स की तायीद नहीं कर रहा। 4 फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टार्ट किया था असद उमर साहब से, 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज, 5 FBR के चेयरमैन इन लेस देन 3 इयर्स। टीम से डिससेटिस्फेक्शन इतनी अरूज पर है तो फिर इकोनॉमी कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? टाइम हैज कम टू चेंज द कप्तान हिमसेल्फ। यानी जुबैर साहब कह रहे हैं खान साहब को ही कप्तान चेंज होंगे, टीम चेंज करने से बाकी मामला नहीं चलेगा। अब नून लीग हुकूमत मुखालिफ बयानिए में महंगाई पर सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। उनके मुताबिक 31 मई 2018 के मुकाबले में आज महंगाई में तकरीबन 96% इजाफा हुआ, और खुरम दस्तगीर ने जो मिसाल पेश की आपके सामने, 1 किलो चीनी है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो तेल है, 1 किलो आटा है। दिस इज व्हाट द डिबेट इज ऑल अबाउट। 31 मई 2018 उस दिन 31 मई जो हफ्ता खत्म हुआ, चीनी की कीमत 53 रुपए थी, आज 100 रुपए है। 31 मई 2018 को घी की कीमत 149 रुपए थी, आज 300 रुपए है। उस दिन दाल मूंग की कीमत 112 रुपए थी, आज वो 200 रुपए की मूंग की दाल है। और आटा फी किलो 33 रुपए का था, जो आज 80 रुपए का खरीदा गया है। अच्छा, इसमें इसका जो लुबे लुबाब था वो ये था कि आखिर में जब खुरम साहब ने कैलकुलेशन की तो 650 रुपए में इनको आज जो चीज़ें पड़ी हैं ये 31 मई 2018 को 350 में, तो उन्होंने फिर कहा कि 96% सिर्फ 4 चीज़ों की महंगाई जो है वो बढ़ी है। अब महंगाई से मुतालिक अपोजिशन के बयानिए को आज ही जारी होने वाले आदाद शुमार जो हैं दारिया शुमारियात के,
उससे भी तकवीत मिलती है, जिसके मुताबिक जून 2020 के मुकाबले में महंगाई की शरह 8.6 से बढ़कर 10.8 हो गई है, डबल डिजिट में। अब भी एक साल में चीनी की औसतन 16.5 रुपए फी किलो, 20 किलो आटे का थैला 118 रुपए तक महंगा हुआ है। दूसरी जानिब अपोजिशन ये दावा भी कर रही है कि स्टेट बैंक भी हुकूमती दावों की तायीद नहीं कर रहा, लेकिन आज कुछ जो अदाद शुमार, कुछ एक स्टेट बैंक की सेमाई रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है, उसके मुताबिक माशी बहाली के असरात जो हैं वो नुमाया होते जा रहे हैं। ज़री हो, सनती हो, सर्विसेज हो, उनमें तरक्की का जिक्र किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल तरसीलात ज़र 26.5 अरब से 27.5 अरब डॉलर रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल से सालाना इंपोर्ट 27 से 48 अरब डॉलर होगी, जबकि बजट खसारा जो है GDP का तनासुब जो है वो 6.5 से 7.5% रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन के सेमिनार के बाद हुकूमत की माशी टीम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग के जवाब में अपना मुकदमा पेश किया। अब फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने इल्ज़ाम यह लगाया कि नून लीग की गलत माशी पॉलिसी के बायस मुल्क को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वो मेरा ख्याल है डॉलर को जो मसनूई तौर पर इल्ज़ाम है किया डार साहब ने पकड़ा था, उस जानिब इशारा कर रहे थे। और हमाद अजहर साहब ये कह रहे हैं कि प्री बजट सेमिनार से उन्हीं लोगों ने खिताब किया जिन्होंने इस मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया। ये डेट जिसको लेके इन्होंने ग्रोथ दिखाई और इसको इकोनॉमी को हीट अप कर दिया, और जब हीट अप किया तो 2018 के बीच में इन सबको मालूम है कि इन्होंने ये आर्टिफिशियली जो है जो रुपए को मजबूत रखा और या ओवर वैल्यूड रखा, उससे 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। हुकूमत पर एक और तनकीद, कर्जों में बेतहाशा इजाफा भी है। स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक नून लीग हुकूमत के खात्मे के वक्त मुझ पर मजमूई कर्जे का जो हुजम था वो 299 खरब रुपए था, जो अब 455 खरब रुपए तक जा पहुंचा है। यानी मौजूदा हुकूमत के 3 वर्षों में कर्जों की मुद्दत जो है वो 34 से 40% तक उसका इजाफा हो चुका है। लेकिन हुकूमत की बकौल ये कर्जा जो है वो माजी की हुकूमतों ने जो कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए, जिसे इकोनॉमी की जुबान में डेप्थ सर्विसिंग भी कहते हैं। अब हमाद अजहर साहब का जवाब सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जो डेप्थ सर्विसिंग थी, जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जब मुस्लिम लीग नून आई तो 3-4 अरब डॉलर बाकी दुनिया को वापस करने पड़ते थे और सर्विस करने पड़ते थे। इनके दौर जब खत्म हुआ तो 10 अरब डॉलर वापस करने पड़ते थे और सर्विस करने पड़ते थे, और महंगी कमर्शियल डेट के सर पे और खसारों के सर पे अपनी ग्रोथ को खड़ा किया गया। अब नून लीग ने प्री बजट सेमिनार किया, उसके जवाब में माशी टीम ने जो आपने शौकत तरीन को भी सुना, हमाद अजहर साहब को भी सुना, इन एतराज़ात पर क्या जवाबात हैं नून लीग के पास। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, एक तो पहले जो आपने मैं उसे ज़बरदस्त इसलिए कहूँगा कि ये एफर्ट पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों की जानिब से बड़ा कम आता है। एक तो शेडो कैबिनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम उठ के तनकीद करना जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस क्या हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करें, ऑल्टरनेटिव्स दें। तो एक तो बिग वेल डन, लेकिन जो एतराज़ात उन्होंने उठाए कि आज जिन लोगों ने सेमिनार किया, पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क इन्हें लोगों ने किया था। आप लोगों ने सिर्फ 21 अरब डॉलर को मसनूई तौर पर पकड़ने के लिए खर्च किए। ये शौकत तरीन साहब ने आज बड़ा इल्ज़ाम आप पे लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल। देखें, 1-1.5 महीने पहले शौकत तरीन साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब के शो पे इंटरव्यू दिया था और कहा था कि इमरान खान साहब की जो माशी टीम है, जिसमें असद उमर साहब, हमाद अजहर साहब, हफीज़ शेख साहब शामिल थे, उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क निकाल दिया। बिल्कुल ये अल्फाज उनके थे। ठीक, उन्होंने कहा कि कोई जवाज़ नहीं था कि 6% से 13-13.25% आप इंटरेस्ट रेट ले जाते, बिल्कुल, जिसकी वजह से आपकी डेट सर्विसिंग जो है वो 1500 अरब रुपए थी, उससे आपने 3,000 अरब रुपए कर दी। ठीक है, और हर साल आपने, इन्होंने खुद इनके वर्ड्स हैं कि आपने 1500 अरब रुपए का कौम को टीका दे दिया। सही बात। और आप मॉर्गन स्टैनले को आपने ज़्यादा पैसे देने के लिए, उससे हॉट मनी अट्रैक्ट करने के लिए आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। और ये जो करप्शन की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर रावलपिंडी रिंग रोड की, तो मैं कहता हूँ कि 100 अरब रुपये या 50 अरब रुपये की बात है, ये आप बात कर रहे हैं सालाना 1500 अरब रुपये। सही। दूसरी बात यह है कि हम जब छोड़ के गए थे कर्जा, तो 25,000 रुपये कर्जा था, तकरीबन 25,000 अरब रुपये कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर। आज 38,000 अरब रुपये कर्जा है और 13,000 अरब रुपये बढ़ा दिया। ये कितना कर्जा है? ये इतना कर्जा है कि अगर हर पाकिस्तानी को 4 साल तक हम चीनी, आटा, बिजली और गैस फ्री दें
तो इतने पैसे नहीं लगते जितने इमरान खान साहब ने 2.5-3 साल में कर्जा ले लिया है। छोटा सा सवाल करते हैं, ये 3000 अरब रुपए में वो ये कहते हैं कि ये जो आपने कर्जा लिया ना, ये उसका हम सूद अदा कर रहे हैं, उस कर्जे को अदा करने के लिए मजीद कर्जा ले रहे हैं, जो डेब्ट सर्विसिंग जैसे कहते हैं। अगर भाई देखें, एक तो खान साहब भी अक्सर कहते हैं कि हमने इतना कर्जा वापस कर दिया, एक दिन उन्होंने कहा हमने कोई 35,000 कर्जा वापस कर दिया। भाई अगर कर्जा 30,000 था तो 35,000 या 25,000 था तो 33,000 वापस कैसे कर दिया? ठीक है, वो तो हिसाब समझ में नहीं आता, चलो उसको छोड़ दो। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि, और ये भी कोई भी जो मईशत समझता है वो कहेगा कि 1 रुपया भी कर्जा वापस नहीं किया। एक क्रेडिट कार्ड से अगर मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल वापस कर दूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने कर्जा वापस किया। तो उन्होंने कर्जा वापस नहीं किया। डेट सर्विसिंग करी है, हर हुकूमत डेट सर्विसिंग करती है। जब हम आए थे मिसाल के तौर पर, तो पीपल्स पार्टी 14,000 अरब का डेट छोड़ के गई थी और 1950 अरब रुपए का तकरीबन टैक्स छोड़ के गई थी। तो ये रेशो था 7.7 कि 7.7 गुना ज़्यादा थी हमारे ऊपर कर्ज बनिस्बत हमारी आमदन की। हमने इसको मेहनत करके कम किया, आमदन तेज़ी से बढ़ाई, कर्जे को तेज़ी से नहीं बढ़ने दिया और हम उस रेशो को लेके चले गए 6.5 पे कि अब हमारी इनकम जो थी वो तकरीबन 3850 अरब रुपए थी और हमारे ऊपर कर्जा 25,000 अरब रुपए था। खान साहब ने 2.5 साल में उसको 8.8 पे ऊपर ले गए। जितना ऊपर जाएगा उतना ख़राब है कि आज 38,000 रुपये हमारे ऊपर कर्ज है और इनकम जो है वो 4200 अरब रुपये 4300 अरब रुपये है। और जो इनको किसने कहा था, किस हकीम लुकमान ने इनको कहा था कि भाई आप 6.25 से 13% इंटरेस्ट कर दें? आपको किसने कहा था कि आप जाके 115 या 120? वो तो एक ब्लंडर था जो आप ये खुद मानते हैं। उनके ब्लंडर पे, अगर उनका ब्लंडर 115 से 186 पे डॉलर ले गए, अब वापस 153 पे लेकर आए, तो क्या उजलत थी आपको ये डॉलर को इतनी तेजी से बढ़ाने की? मतलब अगर आप ब्लंडर पे ब्लंडर करेंगे तो कसूर तो आपका। लेकिन मिफ्ता साहब, वो तो देखिए शुरू में वो हुए, असद उमर साहब को फिर रिप्लेस किया गया, शेख साहब आए, फिर उनको रिप्लेस किया गया। लेकिन अब तो वो खुद कह रहे हैं, इशारिये जो दिखा रहे हैं, ग्रोथ रेट है, आपके तरसीलाते ज़र हैं या आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है, बाकी जो बम्पर ग्रोथ और वो आ रही, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा ना मामला। अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता, मेरा भी मुल्क है, अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये तो ख़राबी लेकर आ रहे हैं। मई के महीने में आदिल भाई, मई के महीने में पिछले साल के मई के मुनासबत से 17% SPI में महंगाई हुई है। SPI क्या है? वो 51 चीज़ें हैं जो ज़रूरत ज़िंदगी हैं, जो उसमें से 4 चीज़ें आज खुरम दस्तगीर लेकर आए। अशिया खुर्दनोश, बिजली है, गैस है, लाइफ बॉय साबुन है, कोई कपड़े धोने का साबुन है, उसके बाद आपकी तमाम दालें हैं, और उसके बाद गोश्त है, आटा है, चीनी, चार, तेल वगैरह है। इस चीज़ के अंदर 17% मई में इजाफा हुआ है। इससे 1 महीने पहले अप्रैल में 21% इजाफा हुआ है। मुझे आप बता दीजिए कि किसकी तनख्वाह यहाँ पे 17 या 21% बढ़ रही है कि वो तनख्वाहें इतनी बढ़ रही हैं ताकि वो रख सके। 2 करोड़ लोग खते गुर्बत के नीचे आ गए हैं खान साहब की हुकूमत में। खान साहब बहुत बातें करते हैं और मैं समझता हूँ सिंसियर भी। कोविड इम्पैक्ट भी होगा? नहीं, कोविड इम्पैक्ट देखें, मेरी बात सुनिए, कोविड इम्पैक्ट होगा, वो उसका भी हमने आज बात करी थी कि कोविड इम्पैक्ट से हुकूमत के खजाने को कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक गुजारिश ये है कि 2013 में 7.5 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे थे। उनको 5 साल हमने मेहनत करी, इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट करी, रोड बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूलें बनाई, जिससे नौकरियां होती हैं। तो हमने जाकर 2 करोड़ पाकिस्तानियों के खते गुर्बत से उठा दिया। आज फिर 2 करोड़ पाकिस्तानी और खते गुर्बत के नीचे आ गए। 7.5 करोड़ लोग गरीब हैं। खते गुर्बत के नीचे आने का मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपकी 18,600 रुपये तनख्वाह आमदन हो फॉर फैमिली ऑफ 6, मियाँ बीवी और 4 बच्चों की, अगर 18,600 से ऊपर है तो गुर्बत से नीचे, तो हम जिसकी 19,000 है उसको गरीब नहीं गिन रहे। आप सोचें कितने बच्चे आज भूखे सो रहे हैं इमरान खान की पास। लेकिन ये जो 3.9% ग्रोथ प्रोजेक्टेड है और अमाद अजहर तो ये कह रहे हैं कि जी ये 5 से भी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन क्यों आप समझते हैं कि ये ऐसा नहीं हो? और देखिए वो नीचे इम्पैक्ट आने में तो टाइम लगेगा ना, लोगों को रिलीफ तो मिल जाएगा इवेंचुअली। लेकिन देखिए आदिल भाई, ये कोई फ़र्द वाहिद और इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम कोई गैस नहीं कर सकते कि क्या होगी। मतलब हमको कैसे, मतलब ये कि ये तो स्टेटिस्टिक्स जमा करने की होती है ना। मगर ये बात अखबार में आ चुकी है। शहबाज राना आप जानते हैं, बड़ा अच्छा हमारा पाकिस्तान का मेरे ख्याल से बेहतरीन रिपोर्टरों में से होगा मईशत के। उसने कहा है कि एक वजीर ने प्रेशर दिया था, स्टेट बैंक कह रहा था कि 3.2 है। आज जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट लिखी है जिसकी आपने बात करी है, उसमें भी 3.2 लिखा हुआ है। और हम समझते हैं कि स्टेट 3.2 था। उसके बाद ये भी हमें पता है कि इन्होंने जाके वीट की प्रोडक्शन बढ़वाई पीछे से। लास्ट 2 महीने पहले इन्होंने देखें 2 महीने पहले तय कर लिया था कि 26 मिलियन टन, यानी कि 2 करोड़ 60 लाख टन हमारे यहाँ गंदम पैदा हुआ है।
इन्होंने पिछले हफ्ते जाकर उसको रिवाइज करा कि नहीं 26 नहीं हुआ 27.2 हुआ है। ठीक है भाई, अगर पाकिस्तान में 23-24 हज़ार टन की ज़रूरत है, 27,000 टन हुआ है तो सस्ता हो जाना चाहिए था आटा। सही। आज क्यों 100 रुपये, आज क्यों 80 रुपये किलो मिला है खुर्रम दस्तगीर को आटा? ठीक है आज या किसी को, राइट। तो ये गुजारिश है कि ये नंबर चेंज करें। इन्होंने रिटेल सेल ज़्यादा दिखा दी, ये मतलब बिल्कुल नंबर चेंज। अच्छा, जाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कल से आप पर एक तनकीद बड़ी हो रही है कि जी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आमदनी कम हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही, लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपकी अपनी जो कंपनी है वो डबल ट्रिपल वो मुनाफा कमा रही है। इसका मतलब कि पाकिस्तान अच्छी जाने जा रहा है। तो ये पीटीआई वाले हमारे भाई हैं, मेरे भाई हैं सब, लेकिन इनका बस नहीं चलता झूठ बोले बगैर। मैं कहता जितना समझते हैं कि सांस लेना ज़रूरी है, इतना झूठ बोलना ज़रूरी है। तो वो कह रहे थे कि बदल दुगना हो गया नफ़ा या 3 गुना हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। 2017 में और 2018 में जितना मेरी कंपनी ने मुनाफा किया था उतना 19 और 20 में नहीं किया। एक्चुअली सच्ची बात बताऊं, 17 और 18 में ज़्यादा किया था, 19-20 में कम किया, लेकिन 21 में फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा 18 से ज़्यादा करेंगे, हाईएस्ट रिकॉर्ड करेंगे। गुजारिश ये है, तो मतलब बढ़ रहे हैं ना, लेकिन गुजारिश ये है कि डॉलर के अंदर भी देख लें या कांस्टेंट रुपीज़ में भी देख लें, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया ना आपका। जो चीज़ आपको 55 रुपये का चीनी थी आज 100 रुपये की चीनी हो गई। लेकिन गुजारिश ये है कि एक कंपनी अगर अच्छा कर लेती है मिफ्ता इस्माइल की, या एक कंपनी बुरा कर लेती है किसी की, तो क्या उससे पूरी मईशत का आप तखमीना लगा सकते हैं? मतलब ये आप मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि भाई आपने 17% जो है वो SPI में महंगाई कर ली, तो PTI के वजीरों के पास जवाब ये है कि तुम्हारी कंपनी ने पैसे कमा लिए। ये तो सोचो कि मिफ्ता इस्माइल अकेला जितना टैक्स इसकी कंपनी देती है वो पूरी काबीना नहीं देती। आपके पास एक दूसरा जवाब भी था, मिफ्ता इस्माइल की कंपनी जितना टैक्स देती है तुम्हारी पूरी काबीना नहीं देती। ये भी सोच लिया करो। ये आप कह देते कि यार मैं एक तो टैक्स देता हूँ, दूसरा 4-5 करोड़ इलेक्शन पे लगवा दिए हैं, वो मैंने जीता भी नहीं है, तो मैं तो वर्स ऑफ। मेरी बात सुनो जी, वो देखें, वो तो ये 1952 से मेरे दादा के ज़माने से हमारी बिस्किट का काम है, स्वीट का काम है। तो अल्लाह ताला ने हमको, मतलब अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, उसमें कोई वो बहस नहीं है। हलाल के पैसे कमाते हैं और उसके ऊपर टैक्स देते हैं। और मैंने फिर गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जितना मैंने टैक्स दिया इतना देखे तो सही बात। मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे मोहम्मद खान साहब से कि ये तो हमने फिगर्स और इकॉनमी और इसकी बात की, वो पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर बजट मंजूर ना हुआ और जहांगीर तरीन साहब झटका दे गए फिर क्या होगा? क्योंकि पंजाब में उनकी बड़ी अहम मीटिंग कल होने वाली है, और अगर बैरिस्टर अली जफर ने रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को ना दी तरीन साहब की, तो इट्स हाईली लाइकली कि उनके लोग बजट सेशन का बायकॉट भी कर सकते हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी तफसील से हमने बजट पे बात की। आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर उसके बाद हुकूमत की माशी टीम ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मसले मसाइल हैं। नून लीग कह चुकी है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, और उसके बाद जो पंजाब के मामलात हैं जिसमें तरीन साहब का अपना ग्रुप है, 35-40 MPAs उनके पास हैं, और उनका मुतालबा ये है कि तरीन साहब की जो रिपोर्ट अली जफ़र साहब बना रहे थे उन्हें सामने लाया जाए, PM को पेश किया जाए, और अगर नहीं तो फिर शायद वो बजट को मुस्तरद कर देंगे। और उनकी एक बड़ी अहम तरीन ग्रुप की अहम मीटिंग जो है वो कल होनी है, जिसमें उन्होंने अगले लाएअमल का ऐलान भी करना है। लेकिन अगर पार्लिमानी अफेयर्स को देखा जाए, मामलात को देखा जाए, तो यहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन कोई ऐसा बड़ा, इन 3 सालों में चंद ही ऐसे मौके थे जहाँ पे हमने देखा कि कुछ कंसेंसस हों, जो बिल आए, जो करारदाद आए, वो मंजूर होने का नाम नहीं लेती और ऑर्डिनेंस की तरफ बात चली जाती है। तो ये मामला किस तरफ जाएगा? गवर्नमेंट क्या परेशान है या समझते हैं कि बजट आसानी से मंजूर हो जाएगा? इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो एक आपस में जो ओपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान चल रहा है, मतलब एक वर्किंग रिलेशन उस तरह से नहीं है जो एक गवर्नमेंट और ओपोजिशन की होनी चाहिए। तलखी का माहौल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या बजट मंजूर करवा लेंगे, खुसूसन जो आपके इत्तेहादी हैं? MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कल उनकी मीटिंग हो रही है। फिर तरीन साहब के 10-12 MNAs ऐसे हैं कि वो उनके साथ ज़्यादा लॉयल नज़र आते हैं। डू यू थिंक कि आप कन्विंस्ड हैं कि आसानी से बजट मंजूर हो जाएगा या मसला हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद।
वो एक शेर है ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये बजट जो है ये ना किसी जमात का ज़ाती की इशू है, एजेंडा है, ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट का बजट है। और हमारी पिछले 70-75 साल की तारीख़ उठा के देख लें, बजट अल्लाह ताला से मुल्क के जो हैं अल्लाह ताला के करम से पास होते रहें। ये बजट भी पास होगा। इस बजट के पास होने से आपके तमाम सिविल सर्वेंट्स के जो आपके ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके सरकारी मुलाजमीन हैं, बैंक्स हैं, मुल्क का तमाम निज़ाम इससे चलता है। डिफेंस फोर्सेस की तनख्वाहें इससे आती हैं। डिफेंस फोर्सेस का सारा हमारा डिफेंस का बजट इससे आता है। मुमलिकत का तमाम उमूर जो हैं वो इससे चलते हैं। स्कूलें, हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गैस, एवरीथिंग। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई आके ये कहेगा कि हम बजट पास नहीं होने देंगे? हाँ, अगर आप इस तनाज़र में कोई बात करता है कि हम बजट के ज़रिए इमरान खान साहब को और हमारी हुकूमत को चलता करेंगे, तो देखें वो तो अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इमरान खान साहब ये वक्त भी पूरा करेंगे और अगली टर्म भी तहरीक इंसाफ की होगी। बहरहाल जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, वी आर मोर देन कॉन्फिडेंट कि अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, जिस तरह पिछले हमने 3 बजट पास किए हैं, पहला 18 वाला, फिर 19 वाला, फिर 20 वाला, तो ये भी अल्लाह ताला के करम से इंशाअल्लाह पास होगा। ठीक है, चलें अली मोहम्मद खान साहब, आप तो कन्विंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह सेनेट इंतखाबात हुए उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे वो हफीज़ शेख साहब को हरा गए। हालांकि गवर्नमेंट आपकी थी, वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। एक सियासी अपसेट उसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर वो चीज़ दोहराई गई, आप तो कन्विंस तो हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल भी उसके इम्कानात हैं। देखें, मुमकिन है कि ऐसा हो गए, एक आध जमात आगे पीछे हो गई। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी पूरी है, अपने नंबर लोग गिन लिए हैं, उनसे बात भी कर ली है, कन्विंस भी कर ली है, आप ही को वोट देंगे बजट में। वो क्या है कि बातिल से डरने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका तो इम्तिहान हमारा। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने वैसे ही तो नहीं कप्तान बनाया, मर्द बहरान है इमरान खान साहब जो हैं। और इंशाअल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। जहाँ तक मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन का ताल्लुक है, वो आपको सबको पता है कि वो तो एक सीक्रेट बैलेट से था। और जो आपका जो बजट होता है, जो फाइनेंस बिल होता है, वो या वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो बाय डिवीज़न होता है या बाय ओपन वोट होता है। तो उसमें तो अगर कोई वोट नहीं देता या ख़िलाफ़ देता है या उस दिन एब्सटेन भी करता है, तो उससे मैं ये बात तो नहीं करना चाहता, हमें अपने मेंबरान पे पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन बहरहाल सबको ये पता है कि उससे आपकी मेंबरशिप जाती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऑनरेबल मेंबर जिस पे अवाम ने एतमाद किया है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाके अपनी मेंबरशिप भी खोए और अपने अवाम का एतमाद भी खोए। और किस लिए खोए? उन लोगों के लिए जिन्होंने मुल्क को लूटा था, जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुँचाया। बड़े अरसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत में तमाम अशारिये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कोई सोच सकता था कि कोरोना के ज़माने में हमारा बजट जो है, हमारा GDP जो है वो 4 को टच करेगा? कोई सोचने वाली बात है? जब हिंदुस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे और जर्मनी, जापान जैसे मुल्कों की GDP नेगेटिव में गए। जो आज मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन थोड़ा सा पंजाब के बारे में बताइए कि वहाँ तरीन साहब की रिपोर्ट जब तक अली जफर साहब नहीं लेके आएंगे, उनकी बड़ी अहम मीटिंग कल हो रही है जिसमें शायद वो डिसीजन भी ले लें कि बजट में वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। 35-40 लोग हैं, अददी अक्सरियत आपकी पार्टी की वहाँ पे कम है, तो वो मामला कैसे हैंडल होगा? क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे कुछ बुज़दार साहब मामला हल कर लेंगे या ख़तरा है वहाँ पे? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिस्ट्री ये रही है और बारहा उन्होंने ये बात की है कि कोई भी मामला हो, किसी भी चीज़ में वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है, ये तो हमारी अपनी जमात के लोग हैं और उन्होंने बारहा इस बात का इजहार किया है कि उनको खदशात हैं जनाब जहांगीर खान तरीन साहब के मामले में कि उनसे इंसाफ नहीं होगा। बाकी लीडरशिप के मामले में वो इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते हैं और वो अगर चॉइस करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब या जहांगीर तरीन साहब, तो वो लीडरशिप के लिए, मुल्क की वज़ारत उज़्मा के लिए, मुल्क के फ़ैसले करने के लिए, पार्टी की लीडरशिप के लिए, मुस्तक़बिल के लिए उनका लीडर इमरान खान ही है। लेकिन उनके खदशात को एड्रेस किया गया है और वो इंशाअल्लाह उनको हम यकीन दिलाते भी हैं कि कोई ज़्यादती उनसे नहीं की जाएगी। तो ऐसा कोई इशू मैं तो नहीं देख रहा। जहाँ तक अली ज़फ़र साहब का ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से मैं आपको ये बात करूँगा कि वो जो रिपोर्ट भी है
उसकी कोई ऐसी कानूनी हैसियत नहीं है, वो FIA की इन्वेस्टिगेशन पे वो असरअंदाज भी नहीं हो सकती। उसका मकसद सिर्फ ये है कि पार्टी के अंदर उनकी तसल्ली हो जाए कि उनसे ज्यादती नहीं हो रही। बाकी उसका कोई लीगल इशू नहीं है, ना कोई FIA की रिपोर्ट पे या FIA की इन्वेस्टिगेशन पे उसने नजरअंदाज होना है। सिर्फ इस वजह से कि पार्टी की इंटरनल कंजम्पशन के लिए कि जहांगीर साहब और उनके जो हम ख्याल दोस्त हैं उनको यकीन दहानी कराया जाए कि कम अज़ कम वज़ीर आज़म साहब के लेवल पे, हुकूमत पे लेवल से उनकी कोई ज्यादती का किसी का कोई सोच भी नहीं सकता कोई प्रोग्राम हो। ठीक है। अच्छा अली साहब, अब थोड़ा सा आखिर में जाते हुए मैं मईशत पे आपसे पूछूंगा कि आज नून लीग ने उनका जो मुकदमा था वो ये बनाया कि जी मईशत ठीक करने के लिए आपको कप्तान को बदलाना होगा। 4 वज़राए ख़जाना बदल गए, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बदल गए, FBR के 5-6 चेयरमैन आ गए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के आ गए, और साथ में आप ये जो कह रहे हैं ना कि बम्पर क्रॉप आ गई है, 3.94% ग्रोथ आ गई है। उन्होंने ये मुकदमा रखा आवाम के सामने कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है तो आटा 80 रुपए किलो क्यों मिल रहा है, अगर चीनी गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है तो चीनी 100 रुपए से कम क्यों नहीं आ रही, 4 महीने पहले बम्पर क्रॉप हुई थी। वो तो बड़ा सिंपल कह रहे हैं कि तकरीबन 100% अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं जब से आपकी गवर्नमेंट आई है। तो ग्रोथ का अवाम क्या करेंगे, या सीमेंट की सेल ज़्यादा हुई है तो सीमेंट से तो रोटी नहीं बनती। ये मैं उनके एतराज़ात आपके सामने रख रहा हूँ, अब आपका जवाब लेंगे। देखिए, पाकिस्तानी अवाम को हमारी जो अपोजिशन के दोस्त हैं वो शायद वोट डालने की कोई मशीन समझते हैं कि इनको हमने वोट से इनसे लेना है और इनको सिर्फ खाना पिलाना है, खाना पानी बस ये बिजली का बिल और इन चीज़ों में रखना है। इनको हमने बड़े इश्यूज़ पे सोचने नहीं देना, इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आने नहीं देनी, इनका हमने लाइफस्टाइल बेहतर होने नहीं देना, इनको डिसीजन मेकिंग में नहीं आने देना, लीडरशिप लेवल पे इनको नहीं आने देना। आम आदमी को बस यही ये समझते हैं कि बस इसको खिलाओ पिलाओ, थोड़ी सी कीमतें कम रखो ताकि बस ये ज़्यादा परेशान ना हो और उनको हुकूमत करने दे। ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को स्टेक होल्डर बनाएं, उनको फैसला साजी में उनको हिस्सेदार बनाएं, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करें। मजदूर जो एक चमियार है या जो एक कारपेंटर है या जो एक मजदूर है, उसके नसीब में नहीं लिखा कि उसका बेटा हमेशा मजदूरी ही करे। हालांकि मजदूरी बहुत बड़ा काम है, लेकिन हक है कि मजदूर का कि उसका बेटा भी डिप्टी कमिश्नर बने, उसका बेटा भी जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, उसका बेटा भी जज और जर्नल बने, उसका बेटा भी सियासत में आके पार्टी को लीड करे। इसलिए इमरान खान साहब ने वो डिसीजन मेकिंग की है कि इदारा जाती रिफॉर्म की तरफ गए हैं और अल्लाह ताला के करम से वो नज़र आ रहा है। मैक्रो सारा बेहतर हो रहा है, माइक्रो लेवल पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर GDP ग्रोथ टच कर रही है 4 के करीब है, जब अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और इंडिया जैसे मुल्क जो हैं उनकी GDP ग्रोथ कोविड के दौरान नेगेटिव में गई है। आपका सीमेंट सेल, जब ये कहते हैं सीमेंट से रोटी नहीं बनती, सीमेंट से रोटी नहीं बनती, लेकिन जब सीमेंट से काम चलते हैं, जब फैक्ट्रियां चलती हैं, जब इदारे जो है बनते हैं, जब बिल्डिंग्स बनती हैं, जब रोड्स बनती हैं, तो उससे मजदूर के घर की जो है वो चक्की चलती है, जो मियां साहब के दौर में बंद हुई। 50,000 पावर लूम्स फैसलाबाद में हमारे दौर में काम शुरू किए। हमने कभी नहीं दावा किया था कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आएंगे। अल्लाह ताला के करम से ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं बेहतरी की तरफ है। हाँ, एक बात से मैं अपोजिशन के एग्री करता हूं कि अगर अपोजिशन चाहती है कि नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जाए, मुल्क बदहाली का शिकार हो, पाकिस्तान में करप्शन का दौर दोहरा हो, उनकी तरह लूटो और फूटो प्रोग्राम हो, पाकिस्तान को तबाह करें, तो उसके लिए फिर ज़रूरी यह है कि उनकी बात से हम एग्री करें और इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से हटाया जाए ताकि पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाया जा सके। अगर उनका मकसद है कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, फिर इमरान खान साहब को हटाना चाहिए, फिर मियाँ साहब को दोबारा वापस लाना चाहिए। ठीक है, चले ये आप एग्री कर गए हैं एटलीस्ट जिस भी शर्त पे हो कि मियां साहब को वापस लाया जाए और खान साहब को, अगर पाकिस्तान को तबाह करना है तो। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही आएंगे वो अदालत में पेशी करनी पड़ेगी। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कोविड की कुछ बड़े अहम इश्यूज उसमें आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की ऑब्वियसली जो नंबर्स हैं पॉजिटिव केसेस के, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे तो आ रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा सीरियस मामला है वो ये है कि पाकिस्तान की कुल आबादी की तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3% वैक्सीनेशन हुई है। और वो ये नहीं है कि हुकूमत के पास वैक्सीनेशन नहीं है या सेंटर्स नहीं है या और कोई मसला है, लोग विलिंग नहीं है, सामने नहीं आ रहे। आज वज़ीर आला सिंध ने एक बड़े ज़बरदस्त इक़दाम का जो ऐलान किया है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तब तनख्वाह मिलेगी
जब वो वैक्सीनेशन करवा लेंगे, या मरकज़ में क्या सिचुएशन है? पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या इस किस्म का कोई इकदाम कर लिया जाए कि सरकारी मुलाजमीन हो या एहसास प्रोग्राम हो या जितने भी डेटा बेसेस हैं उनको लिंक कर दिया जाए NCOC से, और जो वैक्सीनेशन ना कराएं उन्हें सर्व करने से ये इनकार कर दिया जाए? क्या ये हल है इसका, वैक्सीनेशन ज़्यादा करने का? देखिए जी, सबसे पहले एक तो मैं आपको ये कहूँगी कि अब वैक्सीनेशन का अमल पहले के मुकाबले में तेज़ हुआ है और पाकिस्तान जो है वो अब उन फर्स्ट 34 कंट्रीज़ में आ गया है जहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो एक ख़ास हद को टच कर रही है। पहले हम बहुत ज़्यादा पीछे थे, मगर अब ये कि ये चूँकि अब लोग आ रहे हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन का अमल भी तेज़ हुआ है और अगर आप सेंटर्स पे देखें तो आपको अब लॉन्ग क्यूज़ भी नज़र आएंगी और रश भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो डेफिनेटली हम इम्प्रूवमेंट की तरफ तो जा रहे हैं, मगर इसको मज़ीद स्पीड अप करने के लिए कुछ इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं यहाँ फेडरल के लेवल के ऊपर। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जितने भी अदारे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनसे NCOC ने राब्ता किया है और उनको वो अपनी मीटिंग्स पे भी बुला रहे हैं और उनके साथ कांटेक्ट में कि वो हर अदारा जो है वो अपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो उनके फैमिलीज़ हैं उनको उसका जिम्मेदार वो अदारा होगा कि उनको वैक्सीनेशन कराए। तो इसके लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स में असद उमर साहब ने मेहाल आज की है, शायद उनके साथ स्टार्ट किया है कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी और उनकी फैमिलीज़ की जिम्मेदारी उस अदारे को सौंपी जा रही है और वो डाटा जो है वो फिर शेयर किया जाएगा। इसी तरह बाकी भी तमाम अदारों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, तो इससे मेरा ख्याल है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो पाकिस्तानी वैक्सीन जो हमें बताया जा रहा है कि उसकी डोजेस तैयार होना शुरू हो जाएंगे, ये बताइए कि उसकी क्या कोई कैप है कि इतनी वैक्सीनेशन हम इतनी लाख बना सकते हैं, उतने का रॉ मटेरियल हमारे पास है? व्हाट्स द स्टेटस? क्या हम अपनी पूरी जो हमारी आबादी है जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, क्या उनके लिए ये वैक्सीन वाफिर मिकदार में तैयार हो सकेगी? जी देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त हर एवेन्यू से और जौन सी भी वैक्सीन अवेलेबल है डिफरेंट एवेन्यूज से वो उसको मंगवा रही है। हम किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे। मगर ये जो पाक वैक है, अभी उसकी इनिशियल स्टेज में 1,20,000 डोजेस बनी थी और ये भी हमें याद रहे कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है कि जितनी डोजेस बनेंगी उतनी पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। इस महीने जून के महीने में इसकी मजीद 9 लाख डोजेस जो हैं वो तैयार होंगी, मगर उसके बाद जुलाई से इंशाल्लाह ताला हम वो कैपेसिटी अचीव कर लेंगे कि जिसमें 30 लाख डोजेस पर मंथ जो है वो हमारा कैपेसिटी हमारे पास होगी और इंशाल्लाह ताला ये पाक वैक की अगले महीने से 30 लाख पर मंथ की डोजेस जो हैं वो यहाँ पर बनेंगी। जी ठीक, चले डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, थैंक यू सो मच। एक अपील आपसे और वो ये कि किसी ने अगर वैक्सीनेशन ना कराई 1166 पे अपना CNIC नंबर अभी करें। और पीर वाले दिन एक और मैसेज आपको दूंगा, होपफुली सोशल मीडिया पे भी हमें टैग कीजिए और हमें पता भी चल जाए कि हमारी अपील पर कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड वीकेंड। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह मंडे को होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।